साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022-2021 की परीक्षा हो चुकी है। अब 2022 के प्री के लिए यहाँ पर हम लोग टेस्ट देखेंगे और यहाँ पर हमारा मेन फोकस जो है जीएस वाले पोर्शन पे, वो करंट वाले पोर्शन पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे और जीएस के जो भी प्रश्न हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ प्रारंभ करते हैं। यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, यह दृष्टि आईएएस कोचिंग के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जो सभी भारतीय नागरिकों को केंद्र से लेकर के स्थानीय सरकारी निकायों तक की अखिल भारतीय ई गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ये कौन सा है? ये है आपका उमंग ऐप। कौन सा है? उमंग ऐप है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न पत्र है इसमें आपके 150 प्रश्न है, परंतु इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे। इस वीडियो में 75 क्वेश्चन को और नेक्स्ट वीडियो में 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। उमंग ऐप के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है। भारत में मोबाइल गवर्नेंस को गति देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने उमंग, ये जो मोबाइल ऐप है, इसका विकास किया है। आगे चलते हैं। 5 स्टार विलेज स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो स्कीम है इसको डाक विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके बारे में और चीजें देखें तो भारतीय डाक विभाग जो कि संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार विलेज स्कीम की शुरुआत की है। आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा किसी बिल पर हस्ताक्षर करने अथवा उस पर अपने सहमति रोकने की शक्ति से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 111। ठीक है, आर्टिकल 111 है। आगे चलते हैं। पंचायत चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो यह राज्य विधानमंडल के पास ये सारी शक्तियां हैं। आगे देखते हैं। हड़प्पा वासियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, कृषि उनके लिए जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। बिल्कुल सही है। दूसरा, हड़प्पा वासी हल का प्रयोग करते थे। यह भी सही। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा वासियों ने गेहूं, जौ, मसूर, चना, तिल और विभिन्न प्रकार के ज्वार जैसी विविध फसलों की खेती की और हड़प्पा वासी हल का प्रयोग करते थे। उन्होंने संभवतः जमीन की जुताई की और फिर बीज बोए। कालीबंगा में देखें तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और जो हड़प्पा वासी थे ये सिंचाई है तो नहर और कुएं दोनों का उपयोग करते थे। आगे चलते हैं। यहाँ दो सूचियां दी गई हैं, मराठा संघ और उनसे संबंधित। ठीक है, कौन सा मराठा संघ कहां से संबंधित था इसको यहां पर हमें देखना है। तो इसमें जो गायकवाड़ रहे हैं, गायकवाड़ का संबंध आपका कहां से रहा है? बड़ौदा से रहा है। वन से मिला जी। होलकर का संबंध जो है होलकर का संबंध इंदौर से रहा है। ठीक है। भोसले का संबंध नागपुर से रहा है और सिंधिया का संबंध ग्वालियर से रहा है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है वो 1324 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। कौन से कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था इन्होंने? तो इन्होंने जो है 1890 का जो कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन होता है उसको इन्होंने संबोधित किया था। और यदि इनके बारे में बात करें तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी। आगे चलते हैं। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात अपरिवर्तित रहती है। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि इसके अतिरिक्त जैसे गति है, तरंग दैर्ध्य, इनमें परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र घरेलू आय में परिवर्तन के साथ किसी विशेष वस्तु या सेवा पर घरेलू व्यय में परिवर्तन को दर्शाता है? तो जो एंगल वक्र होता है, एंगल कर्व, ये जो है इस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है। देखिए, यदि एंगल वक्र की बात करें तो यह दर्शाता है कि घरेलू आय में परिवर्तन के साथ किसी विशेष वस्तु या सेवा पर घरेलू व्यय जो है, एक्सपेंडिचर जो है, वो कैसे परिवर्तित होता है। यदि उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे से एक परिवार की आय बढ़ती है वैसे उसे भोजन पर उसका व्यय जो है, एक्सपेंडिचर परसेंटेज जो है वो घटता जाता है। हालांकि प्रतिष्ठित वस्तुओं पर इसका खर्च बढ़ता जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दो सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें कौन शामिल है? रोजवुड जो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आपका सागौन आता है। और यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ विकल्प जो है थोड़े से संशयग्रस्त हैं, क्योंकि नीम जो है, नीम भी आपका उष्णकटिबंधीय
पर्णपाती के तहत आता है, जबकि पर्वतीय वन के तहत आपका रोडोडेंड्रोन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। असम राज्य अपनी स्थलीय सीमा को साझा नहीं करता। किसके साथ साझा नहीं करता है? तो सिक्किम के साथ साझा नहीं करता। यदि आप मैप में देखेंगे तो असम और सिक्किम के मध्य में आपका पश्चिम बंगाल का एरिया आता है, जबकि असम का जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम इनके साथ लगता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पे, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के अजैविक घटक हैं? तो मृदा, जल ये अजैविक घटक हैं, जबकि परजीवी, गैर हरे पौधे ये जैविक घटक हैं। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानव पूंजी सूचकांक HCI के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया था? नहीं, इसे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब? 2018 में। और जो लेटेस्ट आपका मानव पूंजी सूचकांक 2020 का है, 20 का है, अभी 21 का नहीं है। तो इसके तहत भारत की जो रैंक रही है वो 108 नहीं रही है, बल्कि 116 रही है। और ये देखिए 2 वर्ष पर जारी होता है। 18 में हुआ था, फिर 20 में हुआ, अब क्या होगा? 22 में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने हाल ही में गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो केरल ने जीता है। केरल ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। आगे बात करते हैं। अक्टूबर 2020 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW का आधार वर्ष 2001 से संशोधित करके कितना कर दिया गया है? 2016 कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिकार परीक्षा अर्थात क्यू वारंटो के लिए मतलब की रिट जारी करने के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? तो देखिए इसमें आपका जो सी ऑप्शन है, पद मौलिक नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्त नहीं है, ये आवश्यक शर्त नहीं है, ये आपका गलत लिखा है। ठीक है, देखिए यदि हम बात करें कि अधिकार परीक्षा रिट जारी करने के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी है, तो इसमें पद सार्वजनिक होना चाहिए, सही है। पद का सृजन विधि या स्वयं संविधान द्वारा किया गया हो, ये भी इसकी शर्त है। तीसरा, पद की प्रकृति मौलिक होनी चाहिए। यहां पे लिखा कि पद मौलिक नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। पद की प्रकृति मौलिक होनी चाहिए और उस पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में संविधान या कानून का उल्लंघन न किया गया हो। ठीक है, तो ये सारी इसकी शर्तें होती हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 17। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए अनुच्छेद 5 से 11 ये भाग 2 के तहत आते हैं, ये नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 23 से 24 ये मूल अधिकार के तहत आते हैं और भाग 3 में है, तो इसको आप 1 से मिला दीजिए। और वहीं अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A जो है ये आपके नीति निषेध तत्व से संबंधित है, ये भाग 4 में आ जाएंगे। अनुच्छेद 239 239 ये भाग 8 में आ जाएंगे। भाग 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। और 239 जो है इसमें क्या प्रावधान है? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से यदि आप विकल्प देखेंगे तो 4, 1, 2, 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अफ्रीका से पलायन करने वाली सबसे प्रारंभिक मानव पूर्वज प्रजाति मानी जाती है? तो किसे मानी जाती है? होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस को ऐसी मान्यता है कि मानव पूर्वजों का विकास सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ और बाद में विश्व के विभिन्न भागों में प्रवास किया। आगे चलते हैं। विजयनगर शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? देखिए उनके रजत मुद्राओं को वराह कहा जाता था, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि रजत मुद्राओं को नहीं, बल्कि जो इनके सोने के सिक्के होते थे या स्वर्ण मुद्राओं को वराह कहा जाता था, जिसे तमिल में पोन और कन्नड़ में हुन्नू भी कहा जाता था। इसके अतिरिक्त उनके स्वर्ण मुद्राओं में विभिन्न देवी देवताओं या हिंदू देवताओं और पशुओं की आकृतियां अंकित थी, तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो इस पे जो है हिंदू देवी देवताओं, बैल, हाथी तथा विशाल गंड भेरेंडू जो है ये काल्पनिक पक्षी था, जो अपने दोनों चोंच तथा पंजे में हाथी को दबोचे हुए अंकित किया जाता था। तो पहला गलत है, दूसरा सही, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इन मुद्रा लेखों में राजा का नाम या तो नागरी या कन्नड़ लिपि में अंकित होती थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में सहायक नहीं रहा है? तो इसमें सी ऑप्शन देखिए, प्राच्य विचार और शिक्षा अर्थात ईस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। यहाँ प्राच्य विचार नहीं होना चाहिए, वेस्टर्न थॉट होना चाहिए। ईस्टर्न थॉट नहीं,
वेस्टर्न थॉट होना चाहिए। ठीक है, यदि हम बात करें भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारक कौन से हैं, तो उसमें आप देखिए भारतीय और औपनिवेशिक हितों में अंतर विरोधों की समझ का होना, देश का राजनीतिक प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण, पश्चिमी विचार और शिक्षा, यहाँ पे प्राच्य विचार लिखा ना, तो यहाँ पे पश्चिमी विचार और शिक्षा होना चाहिए, प्रेस और साहित्य की भूमिका, ये हो गया, वैश्विक समकालीन आंदोलनों का प्रभाव, इसके अतिरिक्त प्रतिक्रियावादी नीतियों और शासकों का नस्लीय अहंकार, भारत के अतीत की पुनः खोज, ऐतिहासिक शोध इत्यादि, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय। ठीक है, ये सभी जो है प्रमुख कारक थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। गुजरते हुए एम्बुलेंस के सायरन की आवाज में गिरावट और लाल बत्ती में बदलाव उदाहरण है किसके? डॉपलर प्रभाव के ये उदाहरण है। डॉपलर प्रभाव एक तरंग स्रोत और उसके पर्यवेक्षक के बीच सापेक्ष गति के दौरान तरंग आवृत्ति में परिवर्तन को संदर्भित करती है। इसकी खोज क्रिस्टियन जोहान डॉपलर ने की थी। आगे चलते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। ठीक है, देखिए बायोगैस में आमतौर पर लगभग 50 से 70% तक मीथेन होती है CH4 और 25 से 45% तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया भी इसमें शामिल होती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ग्रंथि और उसका स्थान। अवट्टू ग्रंथि जो है अर्थात थायराइड, ये गर्दन में होती है। अग्नाशय पैंक्रियास, ये आपका छाती में नहीं बल्कि पेट में होता है। ठीक है, तो बी वाला सही सुमेलित नहीं है। जबकि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में। अधिवृक्क एडर्नल जो है ये किडनी में होती है। आगे चलते हैं, एक बहुपक्षीय विकास बैंक जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना ब्रिक्स के द्वारा की गई थी। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था, ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना हुई कब थी? तो ब्राजील के फोर्टलेजा में जो 2014 में छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पे इसकी स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला है, चियांग में पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह धन शोधन को रोकने के लिए एक पहल है, नहीं, ये गलत है। भारत चियांग में पहल का सदस्य नहीं है, तो ये वाला सही है। दूसरा वाला सही है, पहला गलत है, तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करें कि चियांग में पहल है क्या। ये मई 2000 में एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक में आसियान +3 देशों द्वारा शुरू की गई पहल, ये क्षेत्रीय मुद्रा स्वैप व्यवस्था है। तो किससे संबंधित है? ये क्षेत्रीय मुद्रा स्वैप से संबंधित है। देखिए आसियान +3 देशों में कौन से? आसियान के 10 देश, इसके अतिरिक्त चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, 3 देशों में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया है। इस पहल का उद्देश्य इस क्षेत्र में अल्पकालिक तरलता कठिनाइयों को दूर करना और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को पूरा करना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 सूचियां दी गई हैं, देश या क्षेत्र, और वो किस प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र हैं या देश हैं, उनको सुमेलित करना है। पराग्वे में समाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो 4 से मिला दीजिए। अफ्रीका का कांगो बेसिन में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका का कांगो बेसिन से आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा, तो यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, 3 से मिला दीजिए। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि कंबोडिया में उष्णकटिबंधीय मानसून पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसून पाया जाता है, तो यहां पर आप देखेंगे 4 3 1 2, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी भू प्राकृतिक विशेषता है? तो पंचामलाई पहाड़ियां। यदि आप पहाड़ियों को, इन जो चारों पहाड़ियां, इनको उत्तर से दक्षिण क्रम लगाएंगे तो सबसे उत्तर में नल्ला मल्ला पहाड़ियां हैं, फिर इसके बाद पालकोंडा पहाड़ियां हैं, फिर जवादी पहाड़ियां, और सबसे दक्षिण में आप देखेंगे पंचामलाई पहाड़ियां हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां? तो संकोश, कामेंग, धनसरी, ये तीनों की तीनों जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। इसकी सहायक नदियों में आपकी बूढ़ी दिहांग है, धनसारी है, सुबनसिरी है, कामेंग, मानस और संकोश, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं, अपरद या डेट्राइस खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अपरद खाद्य श्रृंखला की पारिस्थितिक तंत्र मुख्य रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखिए अपरद या डेट्राइस जो है खाद्य श्रृंखला केवल एकल आवासक सीमित नहीं है, या विभिन्न स्थानों जैसे कि झीलों और समुद्र की सतह पर
भी पाई जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ये स्थान बहुत गहरे हैं, इसलिए अपरद खाद्य श्रृंखला का पारिस्थितिक तंत्र शायद ही कभी सौर ऊर्जा पर निर्भर करता है। पहला गलत है। दूसरा, अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत चराई खाद्य श्रृंखला का अपशिष्ट पदार्थ है, तो दूसरा वाला आपका सही है, तो बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। थोड़ा सा और चीजें देखें कि चराई खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जीवित पादप बायोमास है, जबकि अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद है। ठीक है, दो खाद्य श्रृंखला जुड़ी हुई हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत चराई खाद्य श्रृंखला में अपशिष्ट पदार्थ और मृत कार्बनिक पदार्थ है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जलीय जीव और उनके उदाहरण को। तो देखिए, न्यूस्टन, जलीय जीव जो न्यूस्टन है, इसमें आपका कौन सा सही सुमेलित है? तो ये इसमें आपके बीटल्स और बैक स्विमर आते हैं, ये आपका सही है। न्यूस्टन होते क्या है? ये अनासक्त जीव हैं जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं, जबकि स्पंज जो है, स्पंज ये पेरीफाइटर नहीं होते बल्कि बेथोंस होते हैं। स्पंज जो है बेथोंस होते हैं। अब बेथोंस क्या है? ये उभयलिंगी जीव हैं। ये ऐसे उभयलिंगी जीव हैं जो जल या सागर की सतह के समीप रहते हैं, जबकि घोंघे जो हैं, घोंघे ये आपके पेरीफाइटन हैं। घोंघे पेरीफाइटन है। अब पेरीफाइटन क्या होते हैं? ये ऐसे जीव हैं जो जड़ वाले पौधों के तनों और पत्तियों या नीचे की मृदा के ऊपर निकलने वाले पदार्थों से जुड़े रहते हैं। इसके अतिरिक्त दरियाई घोड़ा जो है ये नेक्टन के तहत आते हैं। सी से मिला दीजिए। नेक्टन में क्या होते हैं? इस समूह में ऐसे जानवर हैं जो तैराक होते हैं। नेक्टन अपेक्षाकृत बड़े और शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उन्हें जल की धाराओं को पार करना होता है। आगे चलते हैं। ब्रह्म कमल किसका राजकीय फूल है? तो ये उत्तराखंड का आपका राजकीय फूल है। आगे चलते हैं। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये जो अभियान है ये दिल्ली सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 2020 में। आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2020, तो यहाँ पे 2020 नहीं 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस मना चुके हैं, तो हम यहाँ पे 2021 वाले की विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशन, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। तो देखिए 2020 में ये 5 अक्टूबर को था, जबकि 2021 में ये जो है 4 अक्टूबर को पड़ा। जो अभी लेटेस्ट जो आपका हुआ 2021 के लिए 4 अक्टूबर को था विश्व पर्यावरण दिवस 2021। अब पहली बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1986 में 1986 में मनाया गया था, और इसका मेजबान शहर कौन था? नैरोबी था। और इसका जो विषय था वो क्या था? आश्रय मेरा अधिकार है। आश्रय मेरा अधिकार है। जबकि जो इस बार का मनाया गया 2021 का, इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड रहा है। जबकि 2020 की जो थीम थी वो सभी के लिए आवास, एक बेहतर शहरी भविष्य था। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला। कथन है कि राज्यसभा में उपसभापति सभापति के अधीनस्थ होता है। नहीं, यह कथन आपका गलत है। ठीक है, अब इसके बारे में और बात कर लेते हैं। पहले कारण देख लेते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का पद एक संवैधानिक पद है तथा इसका चयन इसके सांसदों में से किया जाता है। तो आपका कथन तो गलत है परंतु कारण सही है, तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। उपसभापति का पद एक संवैधानिक पद है जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 89 में जो है किया गया है, जो निर्दिष्ट करता है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति चुनेगी। ठीक है, तो उपसभापति का चुनाव राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है। उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता, वह सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे चलते हैं। यहां पे 2 सूचियां हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और प्रकृति। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए क्षमा के तहत क्या होता है? सजा और दोष दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। स्थगन में क्या होता है? मूल रूप से दी गई सजा को कम किया जाता है। ठीक है। परिहार में क्या होता है? जो दी गई सजा के क्रियान्वयन पर रोके, तो ये गलत है। दी गई सजा के क्रियान्वयन पर रोक जो होता है उस दंड विराम कहते हैं। जबकि परिहार या परिहरण में क्या होता है?
इसमें दी गई सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है। यह जो किसी विशेष कारण जैसे कि किसी अपराधी की शारीरिक अक्षमता या एक महिला अपराधी की गर्भावस्था के कारण दी जाती है, वो परिहार होती है या परिहरण होती है। तो सी वाला आपको सुमिलित नहीं है। जबकि रूपांतरण में क्या होता है, सजा के प्रारूप का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नियत या भाग्य मूल सिद्धांत था किसका? अजीवक का मूल सिद्धांत था। अजीवक नग्न साधु थे। अजीवकों का मूल सिद्धांत नियत या भाग्य था। इनका मानना था कि इस विश्व में कुछ भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। और बौद्ध अभिलेखों के अनुसार नंदवाच्छा को अजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। आगे चलते हैं। चंदेरी का युद्ध लड़ा गया किसके मध्य में? तो बाबर और मेदिनी राय के मध्य में 1528 में। कब? 1528 में ये लड़ा गया। मेदिनी राय जो कि मालवा का राजपूत शासक था, इस युद्ध में पराजित होता है। आगे चलते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। एक 1857 के विद्रोह का केंद्र और इसके नेता कौन थे? तो बरेली में इसके नेता बरेली में जो है खान बहादुर थे, तो 1 से मिला दीजिए। दिल्ली में जनरल बख्त खान थे, 4 से मिला दीजिए। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, 2 से मिला दीजिए। बिहार में कुंवर सिंह थे, 3 से मिला दीजिए। तो 1423 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समतल दर्पण से परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा पार्श्व व उल्टा होता है। तो ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक नहीं होता, आभासी तथा पार्श्व उल्टा होता है। यदि यहां पे वास्तविक या आभासी कर दें तो ये सही हो जाता, तो यहां पे गलत है ये। दूसरा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी की दोगुनी होती नहीं, दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर ही पीछे साइड में बनती है। तो यहां पर आपका दोनों ही कथन क्या है? गलत है। आगे चलते हैं। एक तरल में गैस की विलेयता बढ़ जाती है यदि इसके दबाव में वृद्धि की जाए। तो इसके दबाव में वृद्धि के साथ एक तरल में गैस की विलेयता बढ़ जाती है। हेनरी लॉ के अनुसार किसी द्रव में एक गैस की विलेयता विलयन की सतह के ऊपर उस गैस के दाब के समानुपाती होती है, अर्थात दाब में वृद्धि के साथ गैसों की विलेयता में वृद्धि होती है। आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर बनता है बीज। विशेष डेटा प्रसार मानक पद किससे संबंधित है? तो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों के स्वैच्छिक प्रसार के लिए मानकों के निर्धारण सहित सदस्य देशों की पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। इसीलिए IMF ने SDDS अर्थात विशेष डेटा प्रसार मानक की स्थापना की है, ताकि इस समूह से संबंधित देश और सरकार और वित्त में वैश्विक लेखा देश जो है सरकार और वित्त में वैश्विक लेखा मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हो। आगे चलते हैं। एशियाई समाशोधन संघ एशियाई क्लियरिंग यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं। पहला, यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCAP की एक पहल है, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत, ईरान, पाकिस्तान ACU एशियाई क्लियरिंग यूनियन के सदस्य हैं। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। तो एशियाई समाशोधन संघ ACU की स्थापना एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCAP की पहल पर की गई थी। दिसंबर 1974 में ESCAP बैंकॉक में आयोजित सरकारों और केंद्रीय बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में 5 केंद्रीय बैंकों कौन कौन से? भारत, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के समझौते पर हस्ताक्षर के बाद जो है एशियाई समाशोधन संघ की स्थापना के मसौदे समझौते को अंतिम रूप दिया गया। बाद में छठे देश के रूप हस्ताक्षरकर्ता के रूप में बांग्लादेश और 7वें के रूप में म्यांमार शामिल हुआ। फिर 8वें के रूप में 1999 में भूटान और 2009 में मालदीव शामिल हुए। इस प्रकार से इसमें ACU में प्रतिभागियों की संख्या कितनी है? 9 है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? जनजाति और देश। देखिए, मौरिश जनजाति न्यूजीलैंड की है, टैपीरो पापुआ न्यू गिनी की है, ओरंग अलसी मलेशिया की है, परंतु बेंडोज जो है ये कनाडा की नहीं है, ये सऊदी अरबिया की है। हिमनदों की मृदा और अन्य पदार्थों का बजरी से जुड़कर बना मोटा निक्षेप क्या होता है? ये आपका करेवा होता है। क्या होता है? करेवा होता है। और ये मुख्यतः आपके कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46।
नीचे दो कथन दिए गए। कथन कारण वाला कथन है छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां हमेशा मूल अन्वेषक प्रजातियां होती हैं। नहीं, ये गलत है। कारण मूल अन्वेषक प्रजातियां अपनी वृद्धि एवं विकास द्वारा आवास को बदलने में मदद करती हैं। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। पहले पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है इसको देखें। तो ये क्या होता है, एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आंकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण में होता क्या है, तो प्राथमिक अनुक्रमण में एक स्थलीय क्षेत्र पर नए स्थल को पहले कुछ कठोर मूल अन्वेषक प्रजातियों, इन मूल अन्वेषक प्रजातियों में कौन से आते हैं, जिनमें प्रायः सूक्ष्म जीव, लाइकेन तथा काई आदि शामिल होते हैं, न कि छोटी जड़ी बूटियां और झाड़ियां। ठीक है, तो इनके द्वारा संस्थापित किया जाता है। आगे चलते हैं। गया परिकल्पना प्रस्तुत की गई किसके द्वारा, जेम्स लवलॉक के द्वारा प्रस्तुत की गई। इस परिकल्पना का प्रस्ताव है कि पृथ्वी एक संवादात्मक प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जिसमें जीवित जीवों का पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं पर तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं का प्रभाव जीवित जीवों पर पड़ता है। इस परिकल्पना का नाम पौराणिक ग्रीक देवी गैया के नाम पर रखा गया, जो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। डॉक्टर सुशांत कर को प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। बिल्कुल सही है। लिस्टमैनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने की दिशा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को पहचान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। यह भी सही है। तीसरा, लिस्टमैनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोआ परजीवी सही है, जो ट्यूबरकुलोसिस पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मैक्रोफेज और आंत के लिस्टमैनियासिस अर्थात काला अजार के लिए ये जिम्मेदार है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही, तीसरा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए एक मदरसा खोला, तो बांग्लादेश ने खोला। किसने, बांग्लादेश ने राजधानी ढाका में खोला है, नवंबर 2020 में खोला था। आगे चलते हैं। दिसंबर 2020 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। देखिए ये दिसंबर 2020 का पूछ रहा है, दिसंबर 2021 का भी संस्करण जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो जो 2021 का जो संस्करण रहा वो 5वां संस्करण रहा है। ठीक है, यहाँ पे 20 की जगह 21 कर दीजिए, और ये 8 से 10 दिसंबर 2021 को मनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसद के विघटन और सदनों के सत्रावसान की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। सी ऑप्शन। 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमिलित करना है। स्थगन का मतलब क्या होता है, सदन की बैठक का समापन, 4 से मिला दीजिए। सत्रावसान, एक सत्र की समाप्ति, 3 से मिला दीजिए। कोरम, उपस्थित रहने तो आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या, 1 हो गया। संसदीय आह्वान, संसद के सभी सदस्यों को बुलाना, ये 2 हो गया। तो 4312 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अधिकांश प्रारंभिक जैन ग्रंथ निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं, अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। नीचे कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है बलबन ने सिजदा और पैबोज जैसी नई परंपराएं प्रारंभ की। बिल्कुल सही बात है, कारण वह सुल्तान को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिरूप और ईश्वरी कृपा से युक्त मानता था। कारण भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके राजनीतिक कार्य उथली भावनाओं, धर्म आदि पर आधारित न होकर कठोर वास्तविकताओं पर आधारित थे। बिल्कुल सही है। वे अपने लोकतांत्रिक आधार और अपनी मांगों की परिधि का विस्तार करने में विफल रहे, तो यहां पर दूसरा भी सही है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रेडियोधर्मी किरणों के उत्सर्जन के बाद सभी प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्वों का अंतिम उत्पाद क्या होता है, शीशा होता है। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस माना जाता है। बिल्कुल सही है। माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर छोटे अंग होते हैं जो भोजन से ऊर्जा बनाने में शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। कोशिकीय श्वसन के अलावा माइक्रोकॉन्ड्रिया उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ अपकर्षक रोगों की शुरुआत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के पूंजीगत लेखा व्यय का भाग है, तो पूंजीगत लेखा व्यय, ठीक है, कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर का भाग कौन सा है, राज्यों को दिए गए ऋण। ठीक है, राज्यों को दिए गए ऋण, जबकि राज्यों को वित्तीय अनुदान, रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, ये आपका राजस्व व्यय के तहत आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60।
तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये आपका अर्थात LAF के घटक निम्नलिखित में से कौन है? तो पुनर्खरीद समझौते, रीपर्चेजेज एग्रीमेंट। देखिए, यह मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, तरलता समायोजन सुविधा, जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों अर्थात रेपो के माध्यम से धन उधार लेने या रिवर्स रेपो समझौतों के माध्यम से RBI को ऋण देने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें देखिए आपका सी ऑप्शन, भेदिया कारोबार, इनसाइडर ट्रेडिंग। ये क्या है? रणनीतिक जानकारी पर शेयरों की खरीद बिक्री, तो ये सही है। जबकि ब्लू चिप क्या होते हैं? ब्लू चिप जो है ये शेयर, ब्लू चिप शेयर उन कंपनियों के शेयर होते हैं जो सबसे ज्यादा मूल्यवान होते हैं। जबकि बुल मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट की बात यदि करें तो एक शेयर बाजार जिसमें लंबी अवधि में कीमतों में वृद्धि होती है। और पार्टिसिपेटरी नोट या पी नोट क्या होता है? ये जो है जिसे आमतौर पर पी नोट या PN के रूप में जानते हैं, एक पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक FII द्वारा एक विदेशी निवेशक को जारी किया गया एक उपकरण है जो खुद को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के साथ पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करना चाहता है। विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति तंत्र कहां से? उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर स्थित है। उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट। निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी स्थलीय सीमा नहीं है? सारगोशो सागर, सारगासो सागर। ये पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के भीतर स्थित है। भारत में यूरेनियम खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड में जादूगुंडा भारत में खोजा गया पहला यूरेनियम निक्षेप था। कब खोजा गया था? 1951 में। सही है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों में भी यूरेनियम के भंडार पाए जा सकते हैं। तो दोनों कथन यहां पर आपके सही हैं। तो अरावली हिल्स भारत में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम का सबसे प्रचुर स्तर माना गया है या माना जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माशिनराम कहां स्थित है? तो ये खासी पहाड़ियों में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है माशिनराम। ठीक है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो माशिनराम में होती है। आगे चलते हैं। कथन का प्रश्न कथन है, असम में उत्तरी कछार पहाड़ियां हिमालय का भाग नहीं है। बिल्कुल सही है। कारण कार्बी आंगलोंग पठार और उत्तरी कछार पहाड़ियां दक्कन पठार का विस्तार है। तो कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। ठीक है। दक्कन पठार के बारे में बात करें तो दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी उत्तर में अपना विस्तृत आधार बनाती है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां और मैकाल श्रेणी इसके पूर्वी विस्तार है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर ढालू है। पठार का एक विस्तार पूर्वोत्तर में भी दिखाई देता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी आंगलांग पठार और उत्तरी कछार पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है। एक छोटा नागपुर पठार, यह छोटा नागपुर पठार से एक भ्रंश द्वारा अलग है। पश्चिम से पूर्व तक इसकी 3 प्रमुख पहाड़ियों गारो, खासी और जयंतियां हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रियो 1992 की प्रमुख शिखर सम्मेलन का परिणाम नहीं है? तो क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब हुई थी? 1968 में, 1968 में, ना कि 1992 में। देखिए, जो 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, इसके परिणामों में आपके वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की स्थापना, एजेंडा 21, जैव विविधता पर अभिसमय CBD, इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय विकास पर रियो घोषणा जो सतत विकास के 27 सिद्धांतों को सूचीबद्ध करती है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख कन्वेंशन UNFCCC और वहीं इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसरण UNCCD इसमें शामिल रहे हैं। यह इसके परिणाम थे। निम्नलिखित में से कौन एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है? तो मालाबोर सीबेट जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जबकि किंग कोबरा आपका शुभेद कैटेगरी में है। बंगाल टाइगर जो है ये संकटग्रस्त है और एशियाई कैरेकल जो है ये कम चिंतनीय लीस्ट कंसर्न में है। पीपल नेचर एक पहल है किसकी? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुषियन की एक पहल है। ठीक है। यह लोगों और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों पर अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुषियन का नॉलेज बास्केट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, हैदरपुर आर्द्रभूमि हाल ही में चर्चा में थी। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में स्थित है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अभी हाल ही में इसको जो है
ये आर्द्रभूमि है यूपी की, इसे रामसर स्थल में घोषित किया गया और इस प्रकार से यह यूपी का 9वां ऐसा आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर स्थल के रूप में स्थल में शामिल किया गया है। इस आर्द्रभूमि को गंगा और सोलानी नदियों द्वारा पोषित किया जाता है तथा यह वर्ष 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद अस्तित्व में आई थी। यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के भीतर स्थित है। आगे देखते हैं, अरेशिबो टेलीस्कोप हाल ही में ढहा गया था। यह निम्नलिखित किस देश में स्थित था? ये प्यूर्टरिको में स्थित था। यह दिसंबर 2020 में गिरा था। आगे चलते हैं, बधावन बंदरगाह बनाया जाएगा कहां पे? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में दहानू के पास बधावन में एक प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से किसे मिनी काजीरंगा के नाम से भी जानते हैं? पोबितारा वन्यजीव अभयारण्य को, जो कि असम में स्थित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विधानमंडल में पूछे गए अल्प सूचना प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए, इस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों पर विचार किया जाता है और इस 10 दिन से कम अवधि की नोटिस पर पूछा जा सकता है। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा, इसके अंतर्गत लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो ये गलत है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों की सूची हल्के गुलाबी रंग में छपी होती है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामूहिक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये शक्ति जो है आपका संसद में निहित है। किसमें है? संसद में निहित है, आर्टिकल 231 के तहत। ठीक है, 231 के तहत। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 75 क्वेश्चन को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें पहला प्रश्न है कि सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो इसे 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा शामिल किया गया था। अब कुछ अन्य बातों को भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं और ये जो विकल्प दिए गए हैं इसमें सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, जबकि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं ऋग्वैदिक देवता और उनके कार्यों की। तो जो सोम देवता हैं इनका कार्य ये क्या थे? ये वृक्ष के देवता या पौधों के देवता रहे, तो 4 से मिला दीजिए। वरुण की बात करें तो ये जल देवता या प्राकृतिक नियमों के रक्षक रहे हैं। ठीक है, अर्थात प्राकृतिक व्यवस्था के धारक रहे हैं वरुण जो है। तो इस प्रकार से इनको आप 3 से मिला दीजिए, 3 से मिला दिए। मारुत जो है ये शक्ति के देवता रहे हैं, 2 से मिला दीजिए। अग्नि ये भगवान और लोगों के बीच या देवताओं लोगों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं, तो 1 से मिला दीजिए। तो आपका 4, 3, 2, 1 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संदर्भ में सही नहीं है? पहला, वह मध्ययुगीन भारत की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी। सही है। दूसरा, उसने महिला परिधान और पर्दा प्रथा को त्याग दिया। ये भी सही है। उसने अपने गुलाम अल तुनिया से शादी की। ये भी सही है। उसकी हत्या अलाउद्दीन मसूद शाह द्वारा की गई थी। ये गलत है, क्योंकि रजिया सुल्तान की जो हत्या है वो बहराम शाह ने की थी। बहराम शाह ने इनको हराया और मार डाला था। कुछ अन्य चीज़ों को देखिए तो रजिया सुल्तान का जो शासनकाल रहता है ये 1236 से लेकर के 1239 तक रहता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संगठन और स्थापना वर्ष। देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1832 में नहीं बल्कि 1839 में 1839 6 अक्टूबर 1839 में कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, तत्वबोधिनी जो है ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने राम मोहन राय के विचारों के प्रचार हेतु तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, जबकि अन्य जो है वो सुमेलित है। परमहंस मंडली 1849 में महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? इसके संस्थापकों में दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम और अन्य शामिल थे। जबकि सेवा सदन की बात करें तो ये इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। एक पारसी समाज सुधारक बलराम जी एम मालाबारी ने अपने मित्र दीवान दयाराम गिटुमल के साथ मिलकर के 1908 में सेवा सदन की शुरुआत की थी।
धर्म सभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। यह जो संस्था था, यह सामाजिक धार्मिक में यथास्थिति बनाए रखने के लिए गठित एक रूढ़वादी संस्था थी, जिसने सती प्रथा के उन्मूलन का भी विरोध किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कह सकते हैं और दूसरे को कारण। अभिकथन है कि सफेद या लाल रोशनी में देखने पर लाल गुलाब लाल दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। कारण, प्रकाश प्रकीर्णन वह परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बाधा से टकराने पर अपने सीधे पथ से विचलित हो जाती हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन कई घटनाओं को जन्म देता है, जैसे कि टिंडल प्रभाव और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग का होना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो पारा अर्थात मरकरी को जाना जाता है। कमरे के तापमान पर इसकी तरलता और इसकी चांदी के रंग के कारण इसे क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है। मनुष्य में श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय का वास्तविक स्थान कौन सा है? तो गर्तिका या एलिवियोली है। देखिए, इसके बारे में और देखें तो गैस विनिमय फेफड़ों में लाखों गर्तिका में और उन्हें ढकने वाली कोशिकाओं में होता है। ऑक्सीजन जो है गर्तिका से कोशिकाओं में रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में रक्त से गर्तिका में हवा में जाती है। आगे देखते हैं, नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO के द्वारा विकसित की गई है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, इसमें कर आधार, एक सेकेंड, कर आधार जो है आपका कर की दर में परिवर्तन के साथ कर राजस्व में परिवर्तन है, 3 से मिला दीजिए। जबकि अगला देखते हैं मूल्यवर्धित जो है ये मूल्यवर्धित कर से मिला दीजिए। तो पहला 3 से, दूसरा वाला दूसरे से। कर लोच की बात करते हैं तो कर लोच जो है आपका माल के आयात और निर्यात पर कर है। और सीमा शुल्क की बात करते हैं, सीमा शुल्क की यदि बात करें तो ये कर योग्य वस्तुओं, सेवाओं और आय का मूल्य है। इस प्रकार से यहां पर देखेंगे तो इसका 3241 अर्थात बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 को दोबारा से देख लेते हैं, कुछ गलतियां हुई हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन में जो है कर आधार, ये क्या होता है? कर योग्य वस्तुओं, सेवाओं और आय का मूल्य, इसका अर्थ होता है। मूल्यवर्धित का मतलब होता है मूल्यवर्धित कर होता है। तो ए का 1 से, बी का 2 से। कर लोच क्या होता है? कर की दर में परिवर्तन के साथ कर राजस्व में परिवर्तन, तो 3 से मिला दीजिए। सीमा शुल्क क्या होता है? माल के आयात और निर्यात पर कर। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 इस प्रकार से मैच कराएंगे तो आपका बी ऑप्शन नहीं बल्कि डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, उल्का पिंड और तारे टूटना वायुमंडल की किस परत से संबंधित है? तो ये मध्यमंडल से, मेसोस्फीयर से संबंधित है। मध्यमंडल की बात करें तो यह समताप मंडल के ऊपर स्थित होता है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होने लगता है। उल्का या टूटते हुए तारे की घटना इसी परत में होती है और मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपॉज के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ नदी और उनके स्रोत दिए गए हैं। तो इसमें आप देखिए, झेलम नदी जो है ये मानसरोवर झील इसका स्रोत नहीं है, बल्कि बेरीनाग जो है वहाँ से ये निकलती है। रावी रोहताक दर्रे के पास, ये सही है। सतलुज जो है, देखिए झेलम जो है बेरीनाग झरने के पास, रावी जो है रोहतांग दर्रे के पास, ये सही है। सतलुज जो है ये मानसरोवर झील से, तो ये सुमेलित नहीं है। सिंधु बोकारचू ग्लेशियर से, तो ये यहाँ पे। तो इस प्रकार देखें तो आपका दूसरा और चौथा ही सुमेलित है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिवालिक के समानांतर हिमालय से निकलने वाली नदियों के जलोढ़ पंख कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो भाभर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाभर कहलाते हैं। शिवालिक क्षेत्र की तलहटी में नदी जलोढ़ पंख का निर्माण करते हुए हिमालय से उतरती हैं। ये जलोढ़ पंख एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और एक पीड़ा मोंट या तलहटी का मैदान बनाते हैं, जिसे भाभर कहा जाता है। मरुस्थलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल मानव क्रिया का कारण होता है, ये गलत है ये कथन,
क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों द्वारा शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के लगातार क्षरण से होता है। तो ये मानवीय और प्राकृतिक दोनों होता है। दूसरा, भूमि क्षरण के मुद्दे को हल करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की जा रही है। तो दोनों कथन यहाँ पर आपके कौन सा सही, इसमें पूछा है कौन सा सही है। तो देखिए पहला वाला गलत है, दूसरा वाला आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में और चीज़ों को देखें तो एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम ये 1989-90 में प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। अब इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि 2015-16 में प्रारंभ की गई थी, इसके अधीन रखा गया है और जिसे नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। रामसर स्थल और राज्य इन्हें सुमेलित करना है। तो केशोपुर मियाँ ये आपका कहाँ पर है? पंजाब में, 2 से मिला दीजिए। नवाबगंज ये उत्तर प्रदेश, 3 से मिला दीजिए। कबरताल आर्द्रभूमि बिहार, 1 से मिला दीजिए। आसन संरक्षण रिजर्व ये उत्तराखंड में, 4 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका 2, 3, 1, 4 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में बिहार में उद्घाटन किए गए कोइलवर पुल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर है और यह सोन नदी पर बनाई गई है। आगे देखते हैं, कोविड-19 घृणा अपराध विधेयक किसके द्वारा पारित किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पारित किया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह हिमाचल प्रदेश में हुए चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये कथन आपका सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश से नहीं, उस समय के उत्तर प्रदेश और वर्तमान के उत्तराखंड से ये जुड़े हुए थे। एक सेकेंड। दूसरा कथन, वह भारत रत्न के प्राप्त करता थे। ये भी कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि इन्हें जो है पद्मश्री, पद्म विभूषण और राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला था तथा जमनालाल बजाज अवार्ड भी मिला था, परंतु भारत रत्न से ये सम्मानित नहीं थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। हाल ही में गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे कि कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। इन्हें चिपको का नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था गढ़ने के लिए जाना जाता है। और ये जो चिपको आंदोलन था ये वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले जो कि अब उत्तराखंड में है, यहाँ प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। किसके द्वारा होगा? भारत के द्वारा किया जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन केवल तभी किया जा सकता है जब राज्यसभा इसके लिए संकल्प पारित करे 2/3 बहुमत से। आर्टिकल 312 में ऐसा बताया गया है, ये उक्त प्रावधान किया गया है। 95 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी से संबद्ध नहीं है? तो राज्य के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, ये सभी शामिल है, परंतु राष्ट्रपति इससे शामिल नहीं है। इसके बारे में और चीज़ों को देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद भारत सरकार द्वारा अगस्त 1952 में स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। यह पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाला देश का सर्वोच्च निकाय है। इसकी संरचना में देखें तो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और सभी कैबिनेट मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा, सही है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ये भी सही है। अनुच्छेद 76 ये राष्ट्रपति को सलाह और सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये आर्टिकल 74 में है। 76 में भारत के महान्यायवादी की बात की गई, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शैव संप्रदाय से संबंधित नहीं है? दशावतार मंदिर जो कि आपका देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये वैष्णववाद से संबंधित है, जबकि राजराजेश्वर मंदिर ये आपका तमिलनाडु के तंजौर में है। नटराज मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में है और विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। ये सभी शैव धर्म से संबंधित हैं। भक्तिकालीन संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने एकेश्वरवाद के सिद्धांतों का प्रचार किया, सही है। उन्होंने गहन आस्था के साथ भजन गायन पर जोर दिया, ये भी सही है। उन्होंने कर्मकांड, तीर्थयात्रा और उपवास की निंदा की, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आज के चरमपंथी कल के नरमपंथी होंगे? ठीक उसी तरह से जैसे आज के नरमपंथी कल के चरमपंथी थे। ये बीजी तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये चीज कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उपकरण और उसको उपयोग को देखना है। तो इसमें आप देखिए
रक्तदाब मापी रक्तचाप को मापता है। धारा मापी विद्युत प्रवाह की ताकत को मापता है। दाबांतर मापी गैसों के दबाव को मापता है। वर्ण मापी ये रंगों की तीव्रता की तुलना करता है, ना कि समुद्र में एक पोत के देशांतर निर्धारित करता है। तो डी वाला सही नहीं है। जाइलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? जाइलम एक संवहनी उत्तक है, सही है। यह जड़ों से अवशोषित जल और घुले हुए खनिजों को पौधों के शेष भागों तक पहुंचाता है, सही है। जाइलम में जल और खनिजों का परिवहन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जहां इन पदार्थों के परिवहन के लिए किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण वाले। अभिकथन है कि विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के तहत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान जैसी प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाओं के लिए कोई सीमा नहीं है। कारण पीएम किसान सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसमें मूल्य समर्थन शामिल नहीं है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण निम्नलिखित में से कौन है? तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण ये आपका गुणात्मक उपकरण में शामिल है। तो इसके बारे में यदि हम बात करें गुणात्मक उपकरण की, तो देखिए गुणात्मक उपकरणों को आरबीआई की मौद्रिक नीति के चयनात्मक उपकरणों के रूप में भी जाना जाता है। इन उपकरणों का उपयोग क्रेडिट के विभिन्न उपयोगों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है, जैसे उसका उपयोग आयात पर निर्यात के पक्ष में और गैर आवश्यक ऋण आपूर्ति पर आवश्यक कर के लिए किया जा सकता है। आगे चलते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थल और अवस्थिति, अल अक्सा मस्जिद जेरूसलम में सही है। क्रेमलिन रूस में, हाइड पार्क लंदन में, ब्रेडेनबर्ग गेट ये मिस्र में नहीं है बल्कि जर्मनी में है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता है? तो एनी महोगनी इन वनों में पाई जाने वाली कुछ वृक्ष की प्रजातियां हैं, ये आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार के वन जो होते हैं वो साल भर हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली प्रजातियां शीशम, महोगनी, एनी, आबनुस आदि शामिल हैं। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला प्रश्न है। तो इसमें देखिए कथन है कोसी नदी बार बार अपना मार्ग बदलती, बिल्कुल सही है। कारण कोसी अपना मार्ग बदलती क्योंकि यह मैदानी क्षेत्र से होकर बहती है और वहाँ पर बड़ी संख्या में बांध बनाए गए, नहीं, यह पर्वतीय इलाके से निकलती है। ठीक है, कोसी जो है इवा हिमालय से निकलती है और तीव्र ढलान पर तेजी से नीचे आती है और अपने साथ तलछट ले जाती है। इसकी बड़ी संख्या में सहायक नदियां हैं। इसे इसके 7 ऊपरी सहायक नदियों के कारण नेपाल में सप्तकोशी के नाम से भी जानते हैं। तो कथन सही है परंतु कारण सही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संख्याओं के सीधे पिरामिड में शीर्ष मांसाहारियों की संख्या सबसे कम होती है, सही है। बायोमास का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, नहीं, कभी उल्टा भी होता है। कुछ कई जलीय परितंत्रों में बायोमास का पिरामिड उल्टा रूप धारण कर सकता है। तो दूसरा वाला आपका सही नहीं है। तीसरा, ऊर्जा के पिरामिड में हमेशा एक बड़ा ऊर्जा आधार सबसे नीचे होता है। तो पहला और तीसरा आपका सही है और दूसरा सही नहीं है। 2 सूचियां दी गई हैं अगले प्रश्न में, जड़ के प्रकार और विशेषताएं, इनको सुमेलित करना है। तो देखिए न्यूमेटोफर ये दलदल मैंग्रोव पेड़ की जड़ें होती हैं, पहला। होस्टोरियल जड़ें ये जो है परजीवी पौधों की जड़ें होती हैं, 2 से मिला दीजिए। सहजीवी संबंध में बात करें तो ये कवक उत्तक के साथ संशोधित जड़ों का संयोजन, ये सही है। भंडारण जड़ें गाजर और चुकंदर जैसी जड़ें, तो 1 2 3 4 आपका हो जाएगा, पर विकल्प में कोई नहीं है। तो यहाँ पर आप 4 की जगह 3 कर दीजिए और 3 की जगह 4 कर दीजिए, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह में कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई? 10% की वृद्धि देखी गई। 110 नंबर क्वेश्चन, 2 सूचियां हैं, पुस्तक और उनके लेखक, इनको सुमेलित करना है। सत्य की भाषाएं निबंध 2003 से 2020, ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है, 3 से मिला दीजिए। सिक्किम साजिश और गठबंधन का इतिहास, प्रीत मोहन सिंह मलिक की पुस्तक है, 4 से मिला दीजिए। भारत और एशियाई भू राजनीति अतीत वर्तमान, ये शिव शंकर मेनन की पुस्तक है, 2 से मिला दीजिए।
क्लॉक टावर वैली में जीवन, ये शकूर राथर की पुस्तक है, 1 से मिला दीजिए। इस प्रकार से 3, 4, 2, 1 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेषाधिकार प्रस्ताव की जांच में प्राथमिक स्तर पर कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति होता है। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों, उन मुक्तियों से और छूटों से है जो एक संस्था के रूप में संसद और अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सांसदों को प्राप्त है तथा जिसके बिना वह संविधान द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338 से संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, जबकि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग 338 में है। निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सरकार की किसी विशिष्ट नीति के विरुद्ध या किसी मंत्री के विरुद्ध या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। इसे संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता नहीं, इसे निचले सदन अर्थात लोकसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है। तो कौन सही नहीं है? दूसरा वाला आपका सही नहीं है। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखिए, यदि यह लोकसभा पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन, घटनाएं और वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। देखिए, सिकंदर का आक्रमण जो है ये 326 ईसा पूर्व होता है। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार का राज्याभिषेक ये 297 ईसा पूर्व में होता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना ये 317 ईसा पूर्व नहीं बल्कि 321 ईसा पूर्व होती है। अशोक की मृत्यु 331 ईसा पूर्व में होती है। निम्नलिखित किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? अहमद शाह वाली ने, जिसका शासनकाल 1422 से लेकर 35 ईस्वी तक रहता है। 1420 में फिरोज शाह की हार के बाद उन्हें अपने भाई अहमद शाह के पक्ष में राजत्याग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अहमद शाह प्रथम के प्रसिद्ध सूफी संत गेसु दराज से जुड़ाव के कारण संत या वली कहा जाता था और अहमद शाह वाली के द्वारा ही राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया गया। आगे चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला। कथन है CR दास द्वारा तैयार किया गया था। ये गलत है क्योंकि इसको तैयार किया गया था C राजगोपालाचारी के द्वारा, जो कि दिग्गज कांग्रेसी नेता थे। कब? 1944 में। तो उन्होंने कांग्रेस लीग में सहयोग के लिए 1944 में फार्मूला तैयार किया था जिसे CR प्लान या फार्मूला कहा जाता है। तो कथन आपका सही नहीं है। कारण, CR प्लान ने मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। ये सही है आपका। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, CR योजना पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग की एक मौन स्वीकृति थी। गांधी जी ने भी इस फार्मूले का समर्थन किया। आगे देखते हैं। दो सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। तो ऑक्जेलिक अम्ल, ये स्याही दाग हटाने वाला, 4 से मिला दीजिए। नाइट्रिक अम्ल विस्फोटक निर्माण, 3 से मिला दीजिए। बेंजोइक अम्ल खाद्य परिरक्षण, 1 से मिलाइए। सिट्रिक अम्ल स्वादिष्ट पेय, 2 से मिला दीजिए। तो यहां पर आपका हो जाएगा 4, 3, 1, 2 डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में सहायक होता है? तो विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त स्कंदन में सहायक होता है। विटामिन के एक आवश्यक विटामिन है जो शरीर में रक्त स्कंदन, हड्डियों के निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। अगला है 119 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक EBRD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद की गई थी। नहीं, पूरी तरीके से गलत है क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 1991 में 1991 में होती है। भारत EBRD के सदस्यों में से एक है। भारत जो है 2018 में इसमें शामिल हुआ और इसका 69वां सदस्य बना था। तो यहां पर आपका दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है। आगे देखते हैं। दो सूचियां दी गई हैं गरीबी के प्रकार और उनकी परिभाषा से संबंधित, तो हमें इसको देखना है। तो देखिए, इसमें गरीबी या निर्धनता के 6 प्रकार होते हैं, यहाँ 4 की बात की गई है। तो पीढ़ीगत गरीबी में उन परिवारों में होता है जहाँ कम से कम 2 पीढ़ियों का जन्म गरीबी में हुआ हो, तो यहाँ 2 से मिला दीजिए। निरपेक्ष या पूर्ण गरीबी, 1 से मिलाइए। आवास, पानी और भोजन जैसे आवश्यकताओं की कमी शामिल है। स्थितिजन्य गरीबी, इसको आप 4 से मिला दीजिए। आमतौर पर अचानक संकट या नुकसान के कारण होती है और प्रायः अस्थायी होती है। सापेक्ष गरीबी, इसे 3 से मिलाइए। एक परिवार की आर्थिक जिसकी आय उसके सामाजिक औसत जीवन स्तर को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2143 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक
बादल धब्बों के रूप में पाए जाते हैं और यहाँ वहाँ बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। तो ये है कपासी बादल। कौन से हैं? कपासी बादल हैं। ये रुई की तरह दिखते हैं और 4000 से लेकर 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये टुकड़ों में पाए जाते हैं और इधर उधर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। इनका आधार समतल होता है। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित नहीं है? पर्वतीय दर्रे और स्थान। जोजिला जो है ये महान हिमालय से संबंधित है, ना कि पीर पंजाल से। फोटूला ये जास्कर श्रेणी से संबंधित है। बनिहाल जो है ये पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है। खारदुंगला ये लद्दाख श्रेणी से संबंधित है। चौथा वाला केवल सुमेलित है, जबकि 1, 2, 3 ये सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रकार की जैविक अंतःक्रिया जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है क्या कहलाती है? सहजीविता कहलाती है। क्या कहलाती है? सहजीविता। निम्नलिखित में से कौन एक जो है एक घर जल या हर घर जल राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दिल्ली नहीं है। देखिए जल जीवन मिशन जो है यह केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसकी घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी कनेक्शन प्रदान करना है। आगे देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? व्यक्ति और उसकी नियुक्ति। अरुण कुमार सीबीआई निदेशक, ये गलत है क्योंकि सीबीआई निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। तो पहला वाला आपका सही नहीं, जबकि नीरा टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार, रमन मीनाक्षी सुंदरम भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक, प्रफुल्ल चंद्र पंत राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। आगे चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत के द्वारा की गई थी 1834 में, 1834 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? ये एक वैधानिक निकाय है। क्या है? वैधानिक निकाय है। संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 को अधिनियमित करते हुए सीबीसी अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया था। सीबीसी की स्थापना सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी और यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है तथा यह भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में दहर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान भेजा था? तो किसने भेजा था? ये भेजा था हज्जाज बिन यूसुफ ने। ये इराक का अरबी गवर्नर था। आगे चलते हैं। और कब भेजा था? सन छोड़ दीजिए। अव्यवस्था या डिसऑर्डर जांच समिति संबंधित थी किससे? जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित थी। तो देखिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने अव्यवस्था जांच समिति के गठन की घोषणा की, जिसे अधिक व्यापक और प्रचलित रूप से इसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पर हंटर समिति आयोग के रूप में जाना जाता है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, उन्होंने महसूस किया कि लोगों ने अहिंसा के मार्ग को पूरी तरह सीखा या समझा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आंदोलन में शिथिलता के लक्षण दिखाई दे रहे थे। ये भी सही है। तो 1 और 2 था सी ऑप्शन। पौधे की जड़ों और तनों की चौड़ाई में वृद्धि का कारण क्या है? पार्श्व विभज्योतक है। विभज्योतक है। देखिए विभज्योतक क्या होता है? ये विभज्योतक नामक विशिष्ट ऊतकों के कारण पौधे अनिश्चित काल तक बढ़ने में सक्षम है, जो निरंतर कोशिका विभाजन और वृद्धि के क्षेत्र हैं। पार्श्व विभज्योतक जो है एक परिपक्व पौधे की मोटाई या परिधि की वृद्धि में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, मानव शरीर में पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन की वसा का पाचन एमिलेज द्वारा होता नहीं, लाइपेज द्वारा होता है। लाइपेज द्वारा, ना कि एमिलेज द्वारा। अधिकांश वसा का पाचन छोटी आंत में पहुंचने पर के बाद होता है। लाइपेज एक एंजाइम है जिसका उपयोग शरीर में जो है भोजन में वसा के विघटन के लिए करता है। शरीर जो है भोजन में वसा के विघटन के लिए करता है ताकि उन्हें आंतों में अवशोषित किया जा सके। लाइपेज अग्नाशय मुंह और पेट में बनता है। तो यहाँ पर पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरा कथन, ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अखिल भारतीय घरेलू मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 प्रमुख शहरों के लिए त्रैमासिक रूप से प्रत्येक 3 माह पर इसको जारी किया जाता है अखिल भारतीय घरेलू मूल्य सूचकांक को, HPI। इन शहरों के सूचकांक के आधार पर अखिल भारतीय घरेलू मूल्य पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक औसत घरेलू मूल्य सूचकांक संकलित किया जाता है। आगे देखते हैं, 2 सूचियां हैं, विश्व बैंक संस्थान और उनके कार्य। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अर्थात IBRD
वित्तीय बाजार से धन जुटाने का कार्य करता है, 2 से मिला दीजिए। IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये विश्व के सबसे गरीब देशों पर ध्यान देता है, 3 से मिला दीजिए। IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये देशों में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देता है, तो इसको आप 1 से मिला दीजिए। MIGA MIGA बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ये गैर व्यावसायिक जोखिमों से निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तो इसको 4 से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से यह 2314 हो गया बी ऑप्शन। आगे चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुषियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? यह स्विट्जरलैंड के ग्लेड में स्थित है, बिल्कुल सही। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में की गई थी, ये भी सही है। आयुषियन ने वर्ष 1992 में संकटग्रस्त प्रजातियों की आयुषियन रेड लिस्ट की स्थापना की थी, तो वर्ष 1992 में नहीं बल्कि 1964 में, 1964 में, तो तीसरा वाला आपका गलत है। चौथा, इसके सदस्यों में सरकार और नागरिक समाज दोनों प्रकार के संगठन शामिल है, तो पहला तीसरा आपका छोड़ करके पहला, दूसरा और चौथा सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे उत्तरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? तो इन सब में उड़ीसा का सिमलीपाल है। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण की एक स्वस्थानीय विधि है? तो आवास की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट है। आगे देखते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इनकी विशेषताओं से इन्हें सुमेलित करना है। काली मिट्टी, काली मिट्टी की विशेषता क्या है? प्रकृति में स्व जुताई, तो 2 से मिला दीजिए इसको, पहले को ए को 2 से मिला दीजिए। लाल लैटेराइट, ये काजू के लिए उपयुक्त होते हैं, 1 से मिला दीजिए। शुष्क, ये कंकड़ युक्त परत निर्माण इनकी विशेषता होती है, 4 से मिला दीजिए। लवणीय मृदा कच्छ के रण में पाई जाती है, 3 से मिला दीजिए। तो 2143 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने मई 2021 में कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं वर्ष 2023 तक के लिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन वर्ष 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम देश नेताओं की सूची में शीर्ष पर हैं? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन, ये पहले स्थान पर रहे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सहकारी समितियों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो 9B में है। किस में है? 9B में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने? सत्येंद्र सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीयों को वायसराय और राज्यपालों की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने, जिसमें उन्होंने 1909-10 के दौरान कानून सदस्य के रूप में कार्य किया। अगला है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में घटित एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, यह मुख्यतः एक कृषक आंदोलन था जिसका उद्देश्य जमींदारी प्रणाली को खत्म करना था, तो ये दूसरा वाला पोर्शन गलत है। इसका उद्देश्य जमींदारी प्रणाली को खत्म करना नहीं था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने आंदोलन को शुरुआती दौर में बल प्रदान किया, दूसरा वाला आपका सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हरदोई, बहराइच और अवध के सीतापुर जिले से में चलने वाला एका आंदोलन या यूनिटी मूवमेंट मुख्यतः एक किसान आंदोलन था। यद्यपि इसने जमींदारी प्रणाली को समाप्त करने की किसी इच्छा का कोई संकेत नहीं दिया, यह केवल चाहता था कि जमींदार अवैध शुल्क वसूली न करें और मनमाने ढंग से किराया न बढ़ाएं। वस्तुतः एका आंदोलन में जुड़ने वाले किसानों की शपथ में यह भी शामिल था कि वे नियमित रूप से लगान का भुगतान करेंगे। आगे चलते हैं, रामानुज मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा विकसित एक अवधारणा नहीं, ये कथन आपका गलत है। इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के नाम पर एक अवधारणा विकसित की, जिसे उन्होंने रामानुजन मशीन का नाम दिया है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इस मशीन का उद्देश्य अनुमानों को गणित के सूत्रों के रूप में स्थापित करना है ताकि भविष्य में उन्हें गणित के रूप में परिमाणित किया जा सके, तो दूसरा वाला कथन आपका सही है, पहला गलत है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो NPR को देश में पहली बार 2001 की जनगणना द्वारा पेश किया गया था, गलत है। 2011 की जनगणना के द्वारा पहली बार पेश किया गया था, ठीक है।
यह देश के सामान्य निवासियों की पहचान के डेटाबेस का निर्माण करेगा, सही है। इसमें 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति का बायोमेट्रिक डेटा और यूआईडी का संख्या दर्ज होगी, ये भी सही है। इसके तहत सभी सामान्य निवासियों को राष्ट्रीय पहचान पत्र दिए जाएंगे, ये भी सही है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को देश में पहली बार 2011 की जनगणना द्वारा पेश किया गया था और इसे वर्ष 2015 में डोर टू डोर सर्वेक्षण के जरिए अद्यतन किया गया, अपडेट किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के सामान्य निवासियों का रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 1955 और नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियमावली 2003 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रजातियों का वर्गीकरण और परिभाषा। अम्ब्रेला प्रजाति इन प्रजातियों की रक्षा अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य प्रजातियों की रक्षा करती है, ये सही है। दूसरा, कीस्टोन प्रजाति, इनका उपयोग पारिस्थितिकी गड़बड़ी के प्रभाव को पता लगाने के लिए किया जाता है, ये वाला आपका सही नहीं है। कीस्टोन की बात करें तो एक कीस्टोन की प्रजाति जानवरों और पौधों से लेकर जीवाणु और कवक तक कोई भी जीव हो सकता है जो एक साथ निवास करती हैं। यह एक पारिस्थितिकी समुदाय में सबसे बड़ी या सबसे समृद्ध प्रजाति नहीं हो सकता, लेकिन अगर एक कीस्टोन को हटा दिया जाता है तो यह घटनाओं की एक श्रृंखला को बंद कर देता है जो इसके आवास की संरचना और जैव विविधता को कुछ अलग में बदल देता है। तो बी वाला सही नहीं है। जबकि सी देखें, संकेतक प्रजाति, इनका उपयोग हमारे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए किया जाता है, सही है। आधार प्रजाति आवास बनाने या बनाए रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आगे चलते हैं, लाइकेन सहजीवी संघ है शैवाल और कवक के। लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जो दो अलग अलग जीवों कवक और शैवाल का सहजीवी संघ है। वेविलोब सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, ये क्या है? तो पौधों के लिए डोमेस्टिकेशन सेंटर है। वेविलोब सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी विश्व का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सबसे पहले रूसी कृषि वनस्पति शास्त्री निकोलाई बोविलोब ने पौधों के डोमेस्टिकेशन के लिए एक मूल केंद्र होने का संकेत दिया था। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड शब्द किससे संबंधित है? ये रामसर कन्वेंशन से संबंधित है। वर्तमान में भारत के दो आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मणिपुर का लोकटक झील। इससे पहले उड़ीसा का चिल्का झील भी इसमें शामिल था, परंतु उसे बाद में हटा दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।